चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एकदम साइलेंस है ना, सुनना है और कैसे 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, पेन कॉपी निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 11th का पहला चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपने कौन सी क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया है, कुछ याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें, हाँ 9th से आपने स्टार्ट किया है, जिसमें एक्स एक्सिस आती थी, वाई एक्सिस आती थी, है ना, और पॉइंट्स वगैरह बनाते थे। तो स्टार्टिंग में 9th में एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बताया था, है ना, और पॉइंट्स के बारे में बताया था, और एब्सिसा ऑर्डिनेट इसके बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, और क्या क्या बताया था, बस यही बेसिक चीज़ें थी। अगर 2 पॉइंट सेम है तो एक्स की वैल्यू बताइए, वाई की वैल्यू बताइए, ये सब पढ़ा था आपने। फिर क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि इसमें 3 मेजर फॉर्मूला आए थे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दैट इज़ सबसे पहला था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, √(x2 - x1 + y2 - y1) और अंदर दोनों का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, ½ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 और x3 y2 - y1, तो वो फॉर्मूला था। और फिर थर्ड फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, mx2 + nx1/m + n और m/2 + n/1/m + n, वो फॉर्मूले थे। ठीक है, तो 10th में आपने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, 11th में जो आता है स्टार्ट यहीं से होता है, तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 10th तक की जो मैथ्स है उसमें ज़्यादातर आपको क्या दिखेंगे, नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, नंबर्स, डिस्टेंस जब भी निकालना है तो 2 पॉइंट दिए रहेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन 11th 12th और एनडीए और आईआईटी में क्या दिक्कत है, इसमें नंबर्स नहीं मिलते, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल मिलते हैं। तो वेरिएबल्स को यूज़ करके भी वो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। और अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके ये सारी चीज़ें, जैसा मैंने बताया कि एक बार आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो उसके बाद जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स में सब में ट्रिग्नोमेट्री आएगा, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सारे फॉर्मूले वो सब आपने जो पढ़े वो लगेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को इसमें लगा के थोड़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका 11th में स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी, उसके पहले की कुछ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ 1-2 क्लास में वो इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा, और उसके बाद 1-2 क्लास बाद हमारा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। लेकिन अगर आप आरडी शर्मा में देखेंगे, स्ट्रेट लाइन के पहले एक और चैप्टर है, तो जिसका नाम है ब्रीफ रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें यही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए, तो वो आप लिखते जाइएगा जो जो आपको लग रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ है, किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री एक्चुअली 2 तरह की होती है। ज्योमेट्री आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, याद करो कब से एंगल बना रहे हैं, है ना, एंगल्स वगैरह, और कब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 × L + B, है ना, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, है ना। तो 2 तरह की ज्योमेट्री होती हैं। ज्योमेट्री 2 तरह की बोल सकते हो। एक तो ऐसा जिनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं, एक है एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, और फिर दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या होता है, ना सब में 2D 3D सब आता है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको XY एक्सिस नहीं दिखती है। जैसे आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, तो उसके लिए क्या पता है, दोनों साइड्स पता हो जाएंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लोगे। तो ये भी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ मैथमेटिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस, एंगल्स, एरिया, सरफेस, वो सारी चीज़ें निकालते हैं, वो सब ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा था पहले, आप ऐसा बोल दो कि 8th के पहले जो भी ज्योमेट्री पढ़ा था, एक 60 डिग्री का एंगल बनाइए, तो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था, 90 डिग्री का एंगल बनाया था, और रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकाला था, स्क्वायर का एरिया निकाला था, है ना, वो सारी चीज़ें हमने की थी। फिर उसके बाद तो ये सारी चीज़ें जिसमें XY एक्सिस नहीं आता है उसको बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री,
एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसमें एक्स वाई एक्सिस नहीं आता है और उसमें आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसकी लेंथ निकाल रहे हो और कोई भी डायग्राम बना रहे हो, उसका एरिया वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो आ जाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री में, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाती है तो ये सारे आपने पढ़े थे 10th में कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अब उसमें कोई ट्रायंगल बनाए तो 3 पॉइंट्स पता है हमें, है ना। वैसे अगर आप मान लो ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कई सारे तरीके हैं, तो हाफ बेस इनटू हाइट सबसे पहले से पढ़ा था, है ना, तो वो भी आपका ज्योमेट्री है, लेकिन उसमें कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं था, है ना। और भी कई सारे फॉर्मूला, जैसे हेरॉन्स फॉर्मूला वगैरह हमने पढ़ा है, हेरॉन्स पढ़ा है 10th में, एक हेरॉन्स फॉर्मूला करके चैप्टर था, तो जिसमें तीनों साइड्स दी हुई है और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो उसमें भी कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कहीं एक्स वाई एक्सिस का कुछ नहीं है कंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन फिर 10th का जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला है उसके लिए एक्स वाई एक्सिस होना जरूरी है। जब एक्स वाई एक्सिस होगा तभी उनके पॉइंट्स पता होंगे, तभी हम आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो जब एक्स वाई एक्सिस आ जाती है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है, और जब एक्स वाई एक्सिस नहीं होती है तो वो एनालिटिकल ज्योमेट्री होता है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में हर तरह की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, हर तरह की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारा लिमिटेशन है और आप ज़्यादा ज्योमेट्री इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन जब कोऑर्डिनेट आ जाता है, एक्स वाई एक्सिस आ जाता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ कर सकते हैं जो भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। स्लोप ऑफ लाइन यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के और फॉर्मूले आ जाते हैं, और फॉर्मूले आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो वाले फॉर्मूले तो लगेंगे, वो वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगर मान लो आपको तीनों पॉइंट पता है तो तीनों साइड्स निकाल सकते हैं ना, है ना, और आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हो उसमें, है ना, और तीनों पॉइंट्स पता है, परपेंडिकुलर, बेस, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा वास्ट है, वास्ट इन द सेंस कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो जितना भी एनालिटिकल ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ सकता है। कोई भी ट्रायंगल जो एनालिटिकल ज्योमेट्री में है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, उसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ला के और उसकी कैलकुलेशंस लगा के उनकी चीज़ों को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बेसिक है कि आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये आपने देखा होगा, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पूरा ज्योमेट्री जो है, पूरा ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री भी होता है और 3D ज्योमेट्री भी होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट 2D से करते हैं क्योंकि चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में आती है ना, और आप यहाँ पर प्लेन पर बना सकते हो, इसीलिए 2D से स्टार्ट करते हैं। एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर 3D पर जाते हैं, 3D ज्योमेट्री। इसमें क्योंकि आप चीज़ें उतना बना नहीं सकते हो अच्छे से, तो इसीलिए थोड़ा इमेजिनेशन वाला चीज़ रहता है। तो 2D ज्योमेट्री, तो जो जितना भी हम अभी पढ़ने वाले हैं क्लास 11th वाले में, उसमें पूरा 2D ज्योमेट्री, सारी चीज़ें 2D में चलेंगे। तो 2D का मतलब ये है कि उसमें एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब कि आप एक ऐसा प्लेन जहां पर आप सिर्फ 2 परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो एक दूसरे को। अब मैं तीसरी लाइन यहां पर नहीं खींच सकता हूं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तीसरी लाइन यहां पर मैं नहीं खींच सकता हूं जो दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मैंने ये बनाया तो ये इसके परपेंडिकुलर है लेकिन इसके नहीं है ना। आपने इस तरह से बनाया तो ये इसके परपेंडिकुलर है लेकिन इसके नहीं है। तो ऐसा प्लेन जहां पर आप सिर्फ 2 ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो उसको बोलते हैं 2D सिस्टम, ठीक है। और 3D सिस्टम क्या होता है, जहां पर आप 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो 3D सिस्टम की आप एक यहां पर ऐसे बना सकते हो, तो ये तीसरी लाइन आ गई। तो देखो ये तीनों लाइन है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो 3D सिस्टम जहां पर आप 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 4D नहीं होता है, हमारा जो स्पेस है आप यहां पर मैक्सिमम 3 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 4D नहीं होता है, 4D नहीं होता है, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैथ्स में नहीं दी रहती हैं। 1D भी होता है, 1D मतलब कि वहां पे एक ही डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो ऐसा रहता है। और भी होता है ना 4D 5D 6D 7D बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन वो अलग लेवल पर चला जाता है। स्क्रिप्चर्स वगैरह में सब कुछ दिया हुआ है, इससे आगे के लेवल पे दिए हुए हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो छोटे वाले D में है वो इनको नहीं देख सकते। जैसे आपने देखा होगा कभी जो चींटी है ना, वो चलती है तो 3D में, लेकिन आप ऐसे देखोगे दूर से तो 2D वाला दिखता है, तो आपको नहीं देख सकती है, पता है आपको, है ना, तो उतना क्लियरली उसको नहीं दिखता है। तो इसी तरह से हम जो है 3D जो ऑब्जेक्ट 4D में 5D में 6D में है वो हम नहीं देख सकते। और भी डायमेंशन आती है, जैसे एक डायमेंशन, जैसा मैंने सुना था कि जैसे फ्लावर है तो फ्लावर में 3D है, एक और डायमेंशन है फ्रेग्रेंस।
जिसको हम फील कर सकते हैं, वो भी एक तरह की डायमेंशन है, अलग डायमेंशन है जो हम नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए देखो हम जितने भी फ्लावर वगैरह बनाते हैं, किसी में फ्रेग्रेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या? नेचुरल फ्रेग्रेंस नहीं कर सकते, तो हमारे सिस्टम से बाहर चला जाता है ना, और हमारे सिलेबस से भी बाहर चला जाता है। तो 11th में 2D है और 12th में 3D है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2D आप जब पढ़ोगे अच्छे से तभी 3D बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT के लिए और NDA के लिए 3D टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सिंपल भी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो हम 2D से स्टार्ट करते हैं। तो 2D में तो हम जितना भी कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें आपको सिर्फ 2 डायमेंशन सोचनी है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इसमें बेसिक चीज़ें हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड जो होता है x, ये क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, इसको x डैश से लिखते हैं। ये y है तो इसको y डैश से लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ये क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है ना। इधर आए x नेगेटिव तो ये और y पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है, दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर प्लस माइनस, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, और ऐसा सिस्टम बनाया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है ना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से बनाया है, इस तरह से नहीं बनाया क्लॉकवाइज में, ठीक है। फिर उसके बाद 3D में चीज़ें अलग हो जाती हैं, उसमें एक और एक्सिस आती है, Z एक्सिस, है ना, तो उसके भी क्वाड्रेंट्स आते हैं। तो इसमें एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो हम पढ़ेंगे। 3D में 8 क्वाड्रेंट होते हैं, और उसमें भी लाइंस होती हैं, उनकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है, तो लाइंस की इक्वेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हम निकालते हैं। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम है आपका। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट्स देख लिया हमने, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है आप नोट कर सकते हो, इसको लिखते जाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ना डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? किसी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये x एक्सिस y एक्सिस है, मान लो कोई भी 2 पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2। अगर ये a है और ये b है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जिसको AB बोलेंगे, तो AB कितना आता है? रूट ऑफ क्या आता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हो। इसको x1 y1 मान सकते हो, उसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2, उसको x2 y2, और कैसे भी आप लिख सकते हो, है ना। इसको और अच्छे से लिखने का तरीका ये है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, लिखिए, a cos अल्फा a sin अल्फा, a cos बीटा a sin बीटा। तो L पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a cos अल्फा a sin अल्फा एंड M a cos बीटा और a sin बीटा। करिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। जैसे ये ना A और उसके कोऑर्डिनेट और B पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट, इसी तरह से L एक पॉइंट है और M एक पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना। देखिए, तो LM क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, हाँ,
ए कॉस अल्फा, इधर देख लीजिए आप लोगों के पास सफिशिएंट क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क के लिए, तुरंत कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और प्लस ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें ये है कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा जहाँ तक सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ना हाँ खोल सकते हैं, होल स्क्वायर खोल सकते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर खोल देते हैं, होल स्क्वायर खोल देते हैं, कैसे भी कर सकते हो, ए कॉमन लेके लगा सकते हो, होल स्क्वायर खोल दो। चलिए, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। करिए इसके आगे, देखिए अब इसको ध्यान से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर 1 बचेगा क्या, या फिर देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। कहाँ पर, हाँ ए स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा अंदर, और प्लस यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, माइनस इन दोनों में 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस, और उसको ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला लिखा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा है ना, बीच में प्लस लगा है ना, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इतना आ गया। इन दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या आएगा, किसमें से, हाँ लेना, दोनों में से लेना, अकेले एक से कैसे कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के लिए 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। रूट से बाहर निकाल दीजिए, क्या क्या 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, रूट 2a आएगा, 2 बार रूट 2 आएगा, साइन के साथ भी तो 2 होगा, तो कॉमन लेंगे ना। अच्छा देखते हैं 2 आ रहा है बाहर, सही है, 2a आएगा है ना, रूट 2a आएगा, 2a स्क्वायर और 2, शायद 2a आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो एक 2 हो गया सर, 2a स्क्वायर कॉमन हो गया दोनों में से, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया, वहाँ से भी अंदर एक 2 आएगा ना, कहाँ से? 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा से, वो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होता है, तो एक वहाँ से 2 आएगा और एक ये बाहर 2 लिखा हुआ है, हाँ सही है आपका आंसर, हाँ
जल्दी जल्दी करिए। हाँ उसको लिखो कॉस अल्फा माइनस, हाँ सही है, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। देखो रूट ऑफ 2a² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बचा, ठीक है। तो 2a² बाहर था और ये मैंने बताया था कॉस अल्फा के साथ 1 नहीं आना चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस है तो क्या लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ एंगल कितना है अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये हो गया। तो देखिए यहाँ दिख जाएगा 1 से 1 कट गया, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a² इंटू 2, तो 4a² हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। आया समझ में, है ना। तो देखिए यहाँ तक सिर्फ ज्योमेट्री था और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है पूरा, है ना। तो इसी तरह का कैलकुलेशंस रहेंगे सारे, नोट कर लीजिए जल्दी। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का फॉर्मूला था। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से अच्छा रिलेटेड करके। ये फॉर्मूला होता है ना cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ बता रहा हूँ। तो देखिए cos 2 अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, तो 2 अल्फा का क्या हो जाता है अल्फा हाफ एंगल, तो अल्फा माइनस बीटा 2 बाई बीटा का क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। और ये 1 माइनस 1, हाँ 1 से 1 कट जाएगा, और ये 2 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, find the coordinates of the triangle, find the coordinates of circumcenter of the triangle, find the coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are 8, 6, 8, -2 and 2, -2. Also find the circumradius, ठीक है। Find the coordinates of circumcenter of the triangle whose vertices are, ये लिखा हुआ है, also find its circumradius। करिए ट्राई, सोचिए थोड़ा। सर्कम सेंटर पता होना चाहिए। सर्कम सेंटर क्या होता है, बीच वाला अंदर जो बनता है ट्रायंगल, ट्राइंगल के अंदर, मतलब जो जैसे हर साइड से बाइसेक्टर डालेंगे तो बीच वाला जो पॉइंट मिलेगा। हाँ साइड से बाइसेक्टर, तो वो सर्कल कहाँ बनेगा, बाहर। अंदर वाला जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, है ना, और इन सर्कल, और उसका जो रेडियस होता है वो इन रेडियस होता है। बाहर जो बनता है वो सर्कम सर्कल। तो ये बता देता हूँ मैं, सर्कम सर्कल तो ऐसा कुछ होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, तो कई तरह के इसमें सेंटर होते हैं। एक तो सर्कम सेंटर होता है, फिर इन सेंटर होता है, और एक सेंट्रॉइड होता है, और ऑर्थो सेंटर। ये 4 तरह के सेंटर होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं, मतलब जो नहीं पढ़ाए जाते हैं, 1-2 पढ़ाया जाता है इसमें। ऑर्थो सेंटर जनरली नहीं बताते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर पहले डिस्कशन हो रहा है सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, इनकी जो लाइंस होती हैं, है ना, साइड्स, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप बनाएंगे किसी भी 2 का, ठीक है, तीसरे का भी बनाएंगे तो वो वहीं से जाएगा, तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं
सरकम सेंटर, ठीक है। और उसको सेंटर मान के और इतना रेडियस मान के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो उस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास होगा, और इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। तो पहली चीज ये है, इसको लिख लीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिए। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद मैं लिखवा देता हूँ ये, है ना। तो पहले सरकम सर्कल और सरकम सेंटर के बारे में बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें इसके बाद लिखवा देते हैं। तो ये मैंने मान लिया कि सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। तो ए पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,6, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,-2, और सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-2, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये सेंटर बताइए, सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर जो होता है ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ये होता है सरकम सेंटर, जो साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब वो लाइन है जो परपेंडिकुलर भी है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। तो सरकम सेंटर जो होता है इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड। जैसे सेंट्रॉइड है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10th में पढ़ा होगा, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं सुना, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तो बता दूंगा मैं। सरकम सेंटर है, इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो ओ क्या है सर्कल का, सेंटर है। तो अगर ये सर्कल का सेंटर है तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट, इसकी डिस्टेंस सी पॉइंट से और इसकी डिस्टेंस बी पॉइंट से, तीनों कैसी होंगी डिस्टेंस, क्यों होंगी, क्योंकि वो रेडियस हो जाएंगी अब, है ना। तो सर्कल की रेडियस आप किसी भी एंगल में मेजर करिए तो वो सारी रेडियस कैसी आएंगी, सेम आएंगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो मैंने मान लिया कि जो ओ है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है, x, y निकालना है। तो मुझे बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है ना, तो अगर ये बराबर होंगे तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, है ना। अगर ये सारी तीनों डिस्टेंस बराबर है, 3 नंबर बराबर है, तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमें रूट ना लगाना पड़े। नहीं तो आप ओ ए लिखोगे तो ये आएगा रूट x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। तो अगर आपने स्क्वायर लिखा है तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाते हैं। एक तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन। तो ओ ए स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा बताइए, ओ ए तो x - 8 का होल स्क्वायर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। और रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर दिया ऑलरेडी, अरे समझ में, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर लगाएंगे तो ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, x - 8 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर, y + 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ। तो इनके सबके होल स्क्वायर खोलिए, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी x5 में, आया समझ में। हाँ, और फिर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर ले लीजिए, उनकी वैल्यूज रखिए, वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो 2 इक्वेशन आ गई और वेरिएबल कितने हैं, 2, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। निकालिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो यहाँ से आपका सरकम सेंटर आ जाएगा।
जैसे x माइनस 8 का होल स्क्वायर और इधर भी x काट सकते हैं। इससे इसमें तो y की वैल्यू तक नहीं आ गई। सही है। अरे इसको डायरेक्ट काट सकते थे ना, हाँ क्यों इतना कैलकुलेशन किया? y = 2 आ गया। सही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से y = 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी थी, एक वैल्यू ही आ गई। अब दूसरा बराबर कर दीजिए, वहाँ y की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, x आ जाएगा। आप लोगों का है? बिल्कुल सही। सरकम रेडियस निकालिए, सरकम रेडियस। y2 आ गया, यस सर। 2y आ गया, ठीक है। ये लगाइए OB² = OC²। हो गया सॉल्व? आप लोग का हो गया? सही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इक्वेशन बन रही है, तो उसमें y भी आ रहा होगा। नहीं सर, इक्वेशन ही बनी, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, तो x 5 आ गया, y 2 आ गया। आया? आ रहा है रास्ते में? अभिजीत क्या नहीं आया? क्या? ये आ गया, हाँ x आ गया। निकाल सर x + 2 का होल स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा ना, हाँ। वो y + 2 का तो यहाँ से बहुत आसान है, OB² OC²। तो x - 8 का होल स्क्वायर हाँ प्लस y + 2 का होल स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो इसको बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो सरकम सेंटर आ गया आपका, O जो है यहाँ पर रख दिया, तो 5,2। उसके बाद सरकम रेडियस निकालना है। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी सरकम रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? सेंटर की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दीजिए। हाँ, OB निकाल दीजिए आप। 5। हाँ, तो ये एक्स वाई कितना आ गया अभी? 5,2 आ गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। 5 - 8 का होल स्क्वायर और 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 √5 √25 5 आ गया। आया समझ में? है ना? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेट करके 2 क्वेश्चंस थे। अब इसी के बाद नोट लिख लीजिए। हाँ, यूनिट लिख सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट करके लिख लीजिए और इस चीज़ को याद रखिएगा, कंपटीशन लेवल पर इससे रिलेट करके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नोट करके सबसे पहला तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर, चाहो तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि सरकम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा पहला। और उसके आगे लिख लीजिएगा, चलो इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो नोट्स में तो पहले यही लिख लीजिएगा और इसके बाद लिख लीजिए सरकम रेडियस। पहला क्या था सर? ये पहला, सरकम सेंटर। हाँ, सरकम सेंटर। सरकम रेडियस क्या हो जाएगा? इट्स रेडियस। तो सरकम सेंटर, तो ये पॉइंट आ गया, और सरकम रेडियस, एक मिनट, सरकम रेडियस नहीं, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक्चुअली। इसी के आगे लिख लो आप, ये हो जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद ये सरकम सेंटर मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया। सर्कल फॉर्म्ड बाय दिस इज circum circle and its radius is
सरकम रेडियस, तीन चीजें है ना, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल और सरकम रेडियस। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सरकम सेंटर, इस सेंटर को लेके जो सर्कल बनेगा वो सरकम सर्कल, और उसकी जो रेडियस होगी वो सरकम रेडियस। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए इन सेंटर। तो अभी हमने साइड को बाइसेक्ट किया था, ठीक है। बाइसेक्ट करना आता है क्या, कैसे करते हैं, वैसे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। साइड को बाइसेक्ट कैसे करते हैं? हाँ हाँ, है ना, साइड्स को ऐसे बाइसेक्ट, जैसे लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ से मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं, यहाँ से मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं और ये लाइन की, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। तो इसी तरह से दो साइड्स को भी कर लेंगे ना तो हमें मिल जाएगा फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट। तो श्योर है, ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको बाइसेक्ट किया और ये आगे से निकल गया, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ये वाला बाइसेक्टर इसी पॉइंट से जाएगा, इसी पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो ये हमने साइड को बाइसेक्ट किया तो सरकम सेंटर मिला। इन सेंटर क्या होता है, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, ये लिख लिया ना पहला वाला। ये परपेंडिकुलर के ऊपर आर मतलब फर्स्ट वाला पढ़ने का तरीका है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का आर। हाँ, ये सुना होगा ना, ऐसे दो चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये दो लाइन खींच के एल एल लगा देते हैं तो ये होता है पैरेलल। तो पता है लेकिन तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल्स, तो जैसे अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसके जो तीन एंगल है इसका इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स लिखिए ना, एंगल बाइसेक्टर्स। तो इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं अपने, हाँ, इसमें भी मोर देन हाफ है, यहाँ से लेके एक ऐसे आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ रख के दूसरा आर्क लगाते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर। तो इसी तरह से इसका भी एंगल बाइसेक्टर कर लिया, तो किसी भी दो का कर लिया, तो ये पॉइंट जो मिलता है इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर से जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा, इन सर्कल, और उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इन रेडियस। ये तीन चीजें, ठीक है। तो सर्कल एक बहुत अच्छा सा आप बना सकते हो अंदर। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है, अगर बनाना पड़े तो पहले सर्कल बनाइए, जिस डायग्राम्स में सर्कल आता है सबसे पहले सर्कल बनाना चाहिए, फिर उसके बाद आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये ट्रायंगल बन गया जो इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है। आया समझ में? इन सर्कल को, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के भी फॉर्मूले हैं, वो हम यहीं देख लें क्या, सेक्शन फॉर्मूले में वैसे देखने वाले हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं। तो सरकम सेंटर निकालने का तरीका तो हमने देख लिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन सेंटर निकालने का तरीका देख लीजिए। ये पॉइंट मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3 है, ठीक है। तो जो I है, तो मान लिया ये जो लेंथ निकाली A के सामने, A एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ को A लिखते हैं, B के सामने वाली साइड को B बोलते हैं, और C के सामने वाली साइड को C बोलते हैं। तो जो I है उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, साइड्स को उनके ऑपोजिट पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ax1, ठीक है, प्लस b के साथ क्या आएगा, हाँ bx2, x कोऑर्डिनेट तो हर जगह x, और c x3, और डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। और फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट आएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसका प्रूफ है लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अभी आगे बताएंगे जब दोबारा पढ़ाएंगे, अभी के लिए इतना देख लो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें आप सिर्फ वैल्यूज रखेंगे, आपको तुरंत इन सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो कई सारे उसका कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। तीसरा होता है
सेंट्रॉइड। इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेंट्रॉइड, और इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ट्रायंगल के लिए होता है। तो देखिए क्या होता है, अगर ये पॉइंट A है x1 y1, पॉइंट B x2 y2 एंड पॉइंट C x3 y3, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस सुना? मीडियन क्या होता है? परपेंडिकुलर नहीं हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मीडियन क्या होता है? हाँ बोलिए। आधे पार्ट में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है, मीडियन भी करता है। तो मीडियन होता क्या है? परपेंडिकुलर नहीं होता बस। तो फिर क्या होता है? मतलब बाइसेक्ट करता है शायद परपेंडिकुलर। तो इसको बाइसेक्ट कर दे, मान लो ये मिड पॉइंट है, तो एक लाइन हमने खींची जो इसको बाइसेक्ट कर दे, तो किस डायरेक्शन में खींचे? ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ कहाँ ले जाएं? ए से ले जाएं। हाँ ये होता है मीडियन, मतलब जितने भी एंगुलर पॉइंट हैं ABC, उनको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दो, उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। 10th में इसमें क्वेश्चंस थे, इसको बोलते हैं मीडियंस, ठीक है। तो इसको जनरली P, ठीक है, और फिर इसको इससे मिड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, इसको Q बोल दो। ये कोई ऐसा जनरल ऐसे बोल रहा हूँ मैं, और R इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, आपको सब याद आ जाएगा। बताइए G के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? याद है क्या? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। याद आया? 10th में पढ़ा है ना? देखो, इन सेंटर और सेंट्रॉइड। लास्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सुना है? कहाँ सुना? अभी बोला मैं। अभी केमिस्ट्री में आप क्या आएगा? केमिस्ट्री में है, अभी है? सर उसकी जो बेंजीन में एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। दूसरी वाली, हाँ हाँ, वही ये वो नहीं है, ठीक है, ये वो नहीं है, क्योंकि मैथ्स है ना ये। तो यहाँ मैथ्स में ऑर्थो का मतलब अलग होता है, इसको याद रखेंगे आप तो काफ़ी जगह आइडिया लग जाएगा। ऑर्थो मतलब एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थो मतलब एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर पोजीशन। तो देखिए क्या होता है, ऑर्थो बना लिया था ना हम सब, ओके। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है किसी भी तरह का, स्केल एंड ट्रायंगल जनरली मैं बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कहीं सर हो सकता है सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हो। x2 y2 एंड x3 y3। देखिए तो क्या करते हैं, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर्स, है ना। तो तीन चीजें हो गई। तो क्या होता है, अब यहां से आपको कनेक्ट करना है और इस तरह से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसी तरह से यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जिसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। ओ से रिप्रेजेंट करना चाहिए था लेकिन एच से करते हैं, और सर्कम सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करना चाहिए लेकिन ओ से करते हैं। सी से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सी से सेंटर का सर्कल का सेंटर होता है जनरली, इसलिए।
तो इसके लिए कोई सर्कल नहीं बनता है। एक और होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, आईटी के सिलेबस में भी नहीं, 9 पॉइंट सर्कल होता है। 9 पॉइंट सर्कल होता है कि आपने एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स बनाए तीनों, ठीक है, उसी में आपने तीनों मीडियंस बनाए, उसी में तीनों आपने एंगल बाइसेक्टर्स बनाए, ठीक है। तो ये साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, उनको कनेक्ट करके एक 9 पॉइंट सर्कल बनता है ना। वो काफ़ी ऊपर लेवल पर चला जाता है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। बना के देखा 15-20 मिनट उसी में चला जाएगा हमारा, तो क्या हो गया, मुझे तो कुछ नहीं होगा, आपको ही होगा जो होगा। तो अगला हेडिंग डालिए। तो ये हमने काफ़ी कुछ देख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं बीच बीच में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें है ना, और इसको याद करना आसान नहीं है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, कन्फ्यूज जाएंगे, क्या ऑर्थो सेंटर होता है, क्या सेंट्रॉइड होता है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, उसको याद रखिएगा। बिल्कुल, HGO। तो H क्या है, ऑर्थो सेंटर, G क्या है, सेंट्रॉइड, और O क्या है, सरकम सेंटर। इनमें रेशियो होता है 1:2। तो H के पॉइंट होंगे, दिख रहा है, इसका पॉइंट होगा, ठीक है। तो जनरली जब आप सर्कल में ड्रॉ करते हो, ट्रायंगल में बनाते हैं, तो मान लो H यहाँ पर आया, ठीक है, G यहाँ पर आया और O यहाँ पर आया। तो अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं, तो जो G होता है वो H और O को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, है ना। सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा होगा 10th में, है ना, कि बीच वाला पॉइंट एक लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो G होता है वो 1:2 में। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये इसी के नीचे आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, HGO। ऑर्थो सेंटर ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको निकालने का तरीका ये होता है, आप जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे तो आप निकाल पाओगे। इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, तब आता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, इसी पर क्वेश्चन आता है, HGO पर, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं आप, आसान है याद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अगर ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो याद क्या होगा, 23, 31, 12, 1, 2, 3, जैसे भी याद किया हो, है ना, कई सारे तरीके याद करने के। और इसका लगता है मॉड, क्योंकि ये प्लस में आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव तो आएगा नहीं, और ये वैल्यूज, इसको थोड़ा पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल रहा है मेरे से तो वो हो सकता है नेगेटिव दे दे, है ना। तो नेगेटिव दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना रहता है ताकि पॉजिटिव आए। समझे, सीधी सी बात। इस पर एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, प्रूफ दैट, लिखिए, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are prove that the area of triangle whose vertices are, लिखा हुआ है t, t-2, t+2, t+2 एंड t+3, t। तो ये 3 वर्टिसेस हैं।
एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है. उस वर्टिसेस आर दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, है ना. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी. चाय नहीं पीता ये. टी नहीं आना. हाँ, टी नहीं आना चाहिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इससे निकालोगे तो यहाँ पर दिख रहा है टी वेरिएबल है, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो आंसर में सब कुछ टी जो है वो कट जाएगा, कोई टी नहीं बचेगी. करिए. ये सिंपल क्वेश्चन इस पर आपने बहुत पहले किए होंगे ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल तो बहुत आराम से हो जाता है. तो यहाँ पर वेरिएबल्स के टर्म्स में करिए कोशिश. फॉर्मूला लिख के अंदर सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कुछ कट जाएगा. सब कुछ नहीं कटेगा, कुछ कुछ कट जाएगा. तो इसको आप देख सकते हैं, मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ, या हाँ आप जैसे भी लिख सकते हैं. x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके आप यहाँ पर लिख लीजिए, फिर लगा दीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है. नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ. ये x1 हो गया है, हाँ डायरेक्ट ही करना है. x1 ये y2 माइनस y3. अच्छा लिख के कर देंगे. हाँ ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है. x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2. x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1. कट गया. कितना बचा? हाँ बताइए. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, आप जीत गए 2 पॉइंट. तो 2t आ गया, ये प्लस 2t प्लस 4 प्लस 2t प्लस 4 माइनस, यहाँ ये कट गया. -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. -4t माइनस 12. तो 2t प्लस 2t से 4 2t और 4 माइनस 12 -8 और मॉड लगाए तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. तो 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा. आया समझ में? बहुत ही सिंपल. तो बताइए, ऐसा ट्रायंगल, छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसा ट्रायंगल टी की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इसका एरिया 4 आएगा. क्वेश्चन अगर पूछा है टी की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस ट्रायंगल का एरिया 4 आएगा. 0 सही है. और वैल्यूज हैं? कुछ भी रख सकते हैं. टी तो कट ही रहा है. टी तो कट ही रहा है. तो टी की क्या वैल्यू हो गई? रियल नंबर. आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन ये कि टी की क्या वैल्यू रखें कि एरिया 4 आ रहा है. तो टी तो वैसे ही कट जाएगा. आप 0 रखोगे तो ये क्या लिखा है? 0 0 और 0 कट जाएगा. अगर आपने 1 लिखा तो ये क्या लिखा है? 2 2 और -4 तो भी कट जाएगा, है ना. तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि टी की किस वैल्यू के लिए ये एरिया हमेशा 4 रहेगा, है ना, तो एरिया हमेशा 4 रहेगा तो टी तो कट रहा है, तो आंसर उसमें क्या आ जाएगा? टी बिलोंग्स टू रियल नंबर. और अगर ये क्वेश्चन आता है कि टी की किस वैल्यू के लिए इसका एरिया 4 नहीं आएगा, तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एरिया 4 नहीं आएगा? नहीं, हर वैल्यू के लिए आ रहा है. तो ऐसी टी की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसका एरिया 4 के अलावा कुछ और आ जाए, है ना. तो 12th में ऐसा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि क्या वैल्यू रखें कि ये कुछ ना बचे. हो गया. लिखिए सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला, अगर ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है, और बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो एक पॉइंट जिसको डिवाइड करता है ना, MAC. हाँ, तो 2 तरह के डिवीजन होते हैं. एक तो इंटरनल, अंदर से डिवाइड कर रहा है. तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है? मान लीजिए कोई पॉइंट C है जिसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ऐसे बनाते थे, याद है? तो m x2 n x1 अपॉन m प्लस n. अच्छा, आप m1 m2 से करते थे? जैसे भी कर दो, है ना. m/2 प्लस n y1 अपॉन
m प्लस n, इंटरनल डिवीजन। 12 21 12 से आगे तो सर 12 21 नीचे 12 21 12 पे गैप दिया था। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि a और b इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं। तो एक पॉइंट जो इस पर नहीं है लेकिन फिर भी इसको डिवाइड कर रहा है ना? कैसे? ये पॉइंट है C जो इसको डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, है ना? तो दो तरह से डिवाइड होता है ना, जैसे कोई भी घर होता है ना, दो तरह से डिवाइड होता है। एक तो अंदर वाला होता है जो घर को डिवाइड कर देता है ना, और कुछ लोग बाहर वाले भी होते हैं तो ये बाहर वाला है, तो बाहर से रह के भी ये डिवाइड कर देता है। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो इसमें फीलिंग नहीं आ रहा वो कैसे बाहर से डिवाइड कर रहा है वो, है ना, सी। तो बता देता हूँ। तो देखिए, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए बस। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स इसके, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अभी देख लो, थोड़ा एक समझ में आ जाएगा कि ये कैसे डिवाइड कर रहा है, बाहर से कैसे डिवाइड करता है। लिख लो, पहले लिख लो। देखो, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, ये ऐसे दिख रहा है कि इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। सी पॉइंट जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो ये कैसे दिखेगा, देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये कोई थ्रेड है, थ्रेड जानते हैं ना, जिस वर्ड का यूज सिर्फ आप एग्जाम में करते हैं, है ना। तो ये कोई थ्रेड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बी को मैंने घुमा के यहां लिया, दिख रहा है, ठीक है। तो जो C था वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना m, और C से B तक का रेशियो कितना है n। तो अभी इस चीज को ऐसे देखा जाता है, A B और C बाहर जैसा दिखता है और m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो C ने बाहर से दिख रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं, है ना, AB लेंथ को C बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो यही डायग्राम बना हुआ है, आया समझ? तो उससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से रिलेट करके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, determine the ratio in which line 3x plus y minus 9 is equals to 0 divides the segment joining points 1,3 and 2,7। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, करिए। तो आपको पता है कि जब रेशियो नहीं दिया होता तो उसको क्या मानते हैं, पॉइंट लिखा है ना 1,3 2,7, हाँ, के रेशियो 1 मानते हैं। m रेशियो n मान सकते हो, लेकिन m रेशियो n मान के करोगे तो 2 वेरिएबल आ जाते हैं, लेकिन इक्वेशन एक आती है तो सॉल्व नहीं हो पाता है। k रेशियो 1 मानते हैं क्योंकि हर एक रेशियो को इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए 2:3 लिखा हुआ है तो इसमें 1 लाया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2/3 रेशियो 1। लेकिन सर
ये पता ही नहीं इंटरनली कर रहा है एक्सटर्नली। तो नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इंटरनल ही है, बाय डिफॉल्ट इंटरनल है। और ज़्यादातर इंटरनल ही होता है, बाहर वाले लोग कम ही करते हैं, घर के अंदर ही प्रॉब्लम होता है ज़्यादा। तो इसका कुछ डायग्राम आप बेसिक बना सकते हो। ये 1,3 पॉइंट है, 2,7 है, और ये कोई लाइन है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट, जिसकी इक्वेशन दी हुई है 3x + y - 9 = 0, और ये इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करे तो मान लिया k/1, ठीक है। तो जो जो आपको आता है वो लगा दीजिए। तो अगर k/1 है तो c के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्या हो जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, k × 2, तो 2k, हाँ माइनस में भी तो आ सकती है क्योंकि मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद। हाँ बिल्कुल आ सकती है, अपॉन k+1 और कॉमा, फिर y के साथ करेंगे तो 7k + 3 × 1, एक मिनट, k × 2 1 × 1, हाँ सही है, ठीक है, k × 7 1 × 3 डिवाइडेड बाय k+1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2k+1 अपॉन k+1 कॉमा 7k + 3 अपॉन k+1। तो k+1 से k+1 उड़ा दो, k की वैल्यू क्या है, हाँ, तो आंसर क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/4। हाँ सही। तो ये C पॉइंट आ गया है ना। अब ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इस लाइन को, इस लाइन पर है तो इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह लिख दीजिए 2k+1 अपॉन k+1, और y की जगह लिख दीजिए प्लस, y हो जाएगा 7k + 3 अपॉन k+1 एंड -9 = 0। आया समझ में, है ना। हाँ, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। सॉल्व कर लेंगे, k+1 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है इक्वेशन। तो रेशियो आ जाएगा 3/4/1 और 3/4। तो आपने इंटरनली मान के चला है, ठीक है, और आंसर ऐसे प्लस में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली डिवीजन हो रहा है, इंटरनली। अगर मान लीजिए k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती -3/4, तो उसका मतलब कौन सा डिवीजन हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसको याद रखिए, k की वैल्यू पॉजिटिव तो इंटरनल डिवीजन, और k की वैल्यू नेगेटिव मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना ही पढ़ा 10th का था कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन जो थे आपके 11th के थे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे लोकस के बारे में, कल एक क्लास करेंगे। तो लोकस के बाद हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पता चलेगा, क्योंकि लोकस से रिलेट करके एक पर्टिकुलर टाइप का लोकस होता है जो स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।